नमस्कार। आज हम एक ऐसे जाने माने नाम पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, विजय माल्या। हाँ, काफी विवादित भी रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास उनका एक हालिया काफी लंबा इंटरव्यू है जहां सालों बाद उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। अच्छा, तो ये दिलचस्प होगा। मतलब उनकी साइड की स्टोरी सुनने को मिलेगी। हाँ, वही तो आज के इस चर्चा का मकसद यही है कि माल्या का नजरिया समझें, किंगफिशर एयरलाइंस कैसे डूबी, कर्ज का क्या मामला है, वो भारत से क्यों गए, और ये जो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि है उस पर वो क्या कहते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि मीडिया में जो कहानी चलती है उससे हटकर उनका पक्ष जानना अहम है। तो उनका मेन पॉइंट क्या है इंटरव्यू में? देखिए, सबसे बड़ा दावा तो यही है कि भाई मुझे चोर या भगोड़ा कहना सही नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन उनके हिसाब से एक तरह का मीडिया ट्रायल चला और सरकारी कार्यवाहियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अच्छा, और वो कर्ज वाली बात पर कुछ आंकड़े वगैरह दिए हैं? हाँ बिल्कुल, और ये काफी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि सरकार ने खुद माना है कि उनकी जब्त संपत्तियों से करीब 14,100 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। 14,000 करोड़? ओके। जबकि वो बताते हैं कि डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो कुल कर्ज तय किया था, ब्याज वगैरह मिलाकर, वो था लगभग 6203 करोड़ रुपए। ओह, तो वसूली कर्ज से दोगुने से भी ज्यादा? हाँ, उनके हिसाब से तो यही गणित है। देखिए, ये पॉइंट तो अहम है। मतलब वसूली और असल कर्ज के बीच इतना बड़ा फर्क, ये सवाल तो खड़े करता है। बिल्कुल। और माल्या का तर्क भी शायद इसी पर टिका होगा कि जब वसूली इतनी हो गई तो फिर धोखाधड़ी का केस कैसे बनता है। सही कहा। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि उन्होंने किंगफिशर के लिए अपनी पर्सनल गारंटी दी थी और करीब 3,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से भी लगाए थे। 3,000 करोड़ खुद के? हाँ, तो वो कहते हैं कि ये बात उस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती कि मैं पैसे लेकर भाग गया। ये बात तो सोचने वाली है। और मीडिया की भूमिका पर क्या कहा उन्होंने? वो मानते हैं कि मीडिया ने सनसनीखेज रिपोर्टिंग करके उनकी छवि बहुत खराब की और एक जनमत तैयार किया उनके खिलाफ। अच्छा, अब जरा किंगफिशर एयरलाइंस की बात करें। उसके बंद होने पर उनका क्या कहना है? क्योंकि आमतौर पर तो खूब प्रबंधन की बात होती है। हाँ, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो सबसे पहले 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट का जिक्र करते हैं। हाँ, वो तो था। एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा था। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें एयरलाइन का साइज कम करने से मना किया था। ओह, अच्छा, ये नई बात है। जी। साथ में वो ईंधन की बहुत ज्यादा कीमतें, राज्यों के अलग अलग टैक्स, और एक और बात कि एतिहाद जैसे विदेशी निवेशक को किंगफिशर में पैसा लगाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि बाद में जेट एयरवेज को मिल गई थी। एग्जैक्टली। तो वो इन बाहरी फैक्टर्स और सरकारी नीतियों को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। मतलब वो विफलता को सिर्फ अपनी गलती नहीं बल्कि बाहरी दबावों और सिस्टम की देन बता रहे हैं। और ये भी सच है कि उस दौर में कई एयरलाइनें मुश्किल में थीं। सही कहा। पर शायद दूसरों के प्रमोटर्स पर इस तरह की जांच नहीं हुई। हाँ, शायद यही उनका इशारा है। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा, उनका भारत छोड़ना। हाँ, वो 2 मार्च 2016 वाली घटना, भगोड़ा वाली छवि तो वहीं से बनी। पर माल्या कहते हैं कि ये पहले से तय यात्रा थी। वो जिनेवा जा रहे थे FIA की मीटिंग के लिए। FIA मतलब वो मोटर स्पोर्ट वाली बॉडी? हाँ, वही। और वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने संसद में अनौपचारिक तौर पर ही सही उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया भी था अपनी यात्रा के बारे में। बताया था? ये भी बड़ा दावा है। बिल्कुल। वो साफ कहते हैं कि मैं किसी कोर्ट हियरिंग से भाग नहीं रहा था क्योंकि मुझे ऐसी किसी हियरिंग की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन फिर वापस क्यों नहीं आए? उनका कहना है कि बाद में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो वापसी एक तरह से नामुमकिन हो गई। अच्छा, तो यहीं पर वो टकराव आता है। एक तरफ भगोड़ा का लेबल, दूसरी तरफ माल्या का ये तर्क कि पासपोर्ट रद्द होने और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा न होने से वो विदेश में फंसे हैं। हाँ। और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तो वैसे भी बहुत पेचीदा होती है। कानूनी दांव-पेच बहुत होते हैं उसमें। वो कहते तो हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों का सामना करने को तैयार हैं, पर चाहते हैं कि सुनवाई मेरिट पर हो, और एयरलाइन के विदेशी खर्चों को वो सामान्य कारोबारी जरूरतें बताते हैं, हेराफेरी नहीं। ठीक है। और वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि और वो 60वें जन्मदिन की पार्टी का क्या? उस पे बहुत बवाल हुआ था। हाँ, उस पर भी उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि ये छवि ज्यादातर मीडिया की बनाई हुई है। अच्छा। और जहां तक पार्टी का सवाल है, उनका तर्क है कि वो उनके निजी पैसे से हुई थी, जो उनके दूसरे सफल बिजनेस जैसे शराब वगैरह से आए थे, एयरलाइन के पैसे से नहीं। और ये पार्टी हुई कब थी? एयरलाइन बंद होने के लगभग 3 साल बाद। वो मानते हैं कि शायद टाइमिंग या जगह गलत हो सकती है पार्टी की, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल पर उन्हें अफसोस नहीं, क्योंकि वो उनके दूसरे कारोबारों की कमाई से थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहानी के 2 पहलू एकदम साफ दिखते हैं।
एक तरफ माल्या का अपना पक्ष है, मीडिया का रवैया, सरकार की भूमिका, कर्ज चुकाने की नियत, वो 14,100 करोड़ रुपए की वसूली। हाँ, उनका पूरा नैरेटिव। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो स्थापित छवि है, धोखाधड़ी के आरोप, कानूनी लड़ाइयां, प्रत्यर्पण का मामला। सही। तो देखिए, कानूनी नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या? यही कि किसी हाई प्रोफाइल बिजनेस फेलियर में एक व्यक्ति की जो पब्लिक इमेज बनती है, चाहे वो खुद बनाए या मीडिया बनाए, वो इमेज असल में उसके गुनाह या बेगुनाह की धारणा को कितना ज्यादा प्रभावित कर देती है। ये सोचने वाली बात है। और ये केस भारत में बिजनेस, मीडिया और सरकार के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहता है। इस पर सोचना जरूरी है।